वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल साक्षरता 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए स्किप मत करें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डीएनएस का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, डीएनएस का पूरा नाम। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड। देखिए आरआरबी एएलपी एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, डोमेन नेम सिस्टम। चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहले देख लें थोड़ा सा एक्सप्लेन कि डीएनए का फ्रेंड्स जो डीएनएस है इसका पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं। बताएं फ्रेंड्स किससे नियंत्रित की जाती हैं? कोशिका जो गतिविधियां होती हैं वो किससे नियंत्रित की जाती हैं फ्रेंड्स? कौन नियंत्रित करता है? देखिए अभी आरआरपी एएलपी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स 2018 में। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं तो फ्रेंड्स ये न्यूक्लियस के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। ऑप्शन डी आपका राइट होगा, न्यूक्लियस के द्वारा कोशिका गतिविधियां केंद्रक द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा फ्रेंड्स तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्न में से एक को लिया जाता है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट दिया दिया होता है तो हम कार्बोहाइड्रेट को पहले फ्रेंड्स जो फर्स्ट प्राथमिकता है हम उसी को दे देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो पहली प्राथमिकता देंगे ग्लूकोज को देंगे, ठीक है। तत्काल ऊर्जा, ठीक है, तत्कालीन ऊर्जा के लिए हम ग्लूकोज को प्राथमिकता देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ग्लूकोज। तो यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें फ्रेंड्स कि कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से 36 एटीपी ऊर्जा उत्पादित होती है फ्रेंड्स। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 को। एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। इसे प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। एक कोशिका साइटोप्लाज्म प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को। सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। आरआरबी एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। फ्रेंड जितनी भी क्वेश्चन है सभी आरआरबी में पूछे गए क्वेश्चन है 2018 में। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर विज्ञान केंद्र क्या कहाँ पर स्थित है? ठीक है, जीव विज्ञान केंद्र ये फ्रेंड्स हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा, हैदराबाद। यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें। कोशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान को केंद्र सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का केंद्र हैदराबाद अर्थात आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह कोशिका के सूक्ष्म अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? सेल्स का पावर हाउस किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? प्लांट सेल्स का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आरआरबी एएलपी एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। पौधों का या पौधे का पावर हाउस या किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें कि माइटोकॉन्ड्रिया को पौधों का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसके एंजाइम द्वारा कोशिकीय श्वसन होता है जिससे ऊर्जा पैदा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? देखिए, मैंने बताया कि जितने भी क्वेश्चन है सभी आरआरबी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है 2018 में। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आत्महत्या की थैली, तो फ्रेंड देखिए लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम्स को कहा जाता है। अब यहाँ पे देख लें एक्सप्लेन। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना है। लाइसोसोम की खोज सीडी दुबे द्वारा की गई थी फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ें। लाइसोसोम का सॉरी यहाँ पे राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है वो बताना है कि क्या होता है इसका मुख्य कार्य, मेन कार्य बताना है फ्रेंड्स। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। राइबोसोम का मुख्य कार्य बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी राइट होगा, प्रोटीन संश्लेषण करना। राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है, मेन कार्य है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करना है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि राइबोसोम आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, या एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड द्वारा तथा प्रोटीन बना होता है। राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। जो आपका राइबोसोम होता है वो आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, क्योंकि इसी की बात की गई थी कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करना है। यह या तो कोशिका में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं या फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका अथवा नाभिक कला के रूप में के साथ संयुक्त होते हैं। इसकी खोज जंतु कोशिका में जॉर्ज पैलेट के द्वारा की गई थी। जंतु कोशिका की जो खोज है वो जॉर्ज पैलेट के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को और बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। गेस करें। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है फ्रेंड्स? गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए आपका राइट होगा, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली तथा वनस्पति कोशिका में सबसे बाहर की तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ें। सिंपल क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। मानव के शरीर में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, 46 होती है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें कि मानव शरीर की कायिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 46 होती है, अर्थात 23 जोड़ी होती है, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं तथा 23वां जो जोड़ा होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। डीएनए का मूल मात्रक है। डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? बताएं। आरआरबी देखिए ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। डीएनए का मूल मात्रक बताना है आपको। क्या होगा इसका राइट आंसर। डीएनए का मूल मात्रक, तो फ्रेंड्स देखिए न्यूक्लियोटाइड होगा। डीएनए का जो मूल मात्रक है वो न्यूक्लियोटाइड होगा। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि डीएनए डाई न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, जो आपका एसिड होता है ये डीएनए, डीएनए, ठीक है, इसका जो पूरा नाम होता है डाई न्यूक्लिक एसिड होता है, की मूल इकाई न्यूक्लियोटाइड्स होती है। डीएनए की प्रत्येक चक्करदार रचना में, ठीक है, चक्करदार रचना में 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक अम्ल का बना होता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक अम्ल के द्वारा बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है।
पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 को और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। कौन सी जांच है जो बच्चे के पिता का निर्धारण करती है फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने देखा होगा जो आधार कार्ड वगैरह आपके जैसे लिंक हुए हैं, ठीक है, तो इनमें डीएनए ही फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा फ्रेंड्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ही पहचान की जा सकती है। ठीक है, एक बच्चे के पिता के अगर निर्धारण किया जाता है किसी की भी चीज़ का, अगर आपका एक बाल भी मिल जाएगा तो उससे भी पता चल जाएगा, डीएनए मैच कर जाएंगे। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि कौन किसका रिलेटिव है। ठीक है, रिलेशन का सब पता चल जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यहाँ पे देखें थोड़ा एक्सप्लेन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जांच एक बच्चे के पिता का पितृत्व निर्धारित करती है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, पढ़े 13 नंबर क्वेश्चन को। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। बताएं ये किसने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था फ्रेंड्स, बता दें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, कॉर्नबर्ग। ठीक है, कॉर्नबर्ग ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। एक्सप्लेन देख लें कि डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन आर्थर कॉर्नबर्ग द्वारा किया गया था। डीएनए का संश्लेषण जो किया गया था वो प्रतिपादन किया गया वो आर्थर कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया है, जिसके लिए इनको वर्ष 1959 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है फ्रेंड्स। राइबोज न्यूक्लिक एसिड का जो मुख्य कार्य बताना है क्या होता है फ्रेंड्स, गेस करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। अभी आपने जस्ट अभी पढ़ा था यही क्वेश्चन कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है आरएनए का मुख्य कार्य। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि आरएनए अर्थात राइबो न्यूक्लिक एसिड का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है। फ्रेंड्स यहाँ पे बताना है आपको कि CDFD कहाँ पर अवस्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहाँ पर अवस्थित है फ्रेंड्स, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी आपने पढ़ा है कि हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। एक्सप्लेन देख लें। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, ये फ्रेंड्स हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी से निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी से निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताएं फ्रेंड्स किसे बनाया गया है। तो देखिए ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बनाया गया। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बनाया गया था जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी से। यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी से सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को वर्ष 1973 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को और बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। जीन परिवर्तन किस में होता है फ्रेंड्स, जीन परिवर्तन किस में होता है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। जीन परिवर्तन, तो फ्रेंड्स ये देखिए डीएनए में होता है। ठीक है, डीएनए, इसमें जीन परिवर्तन होता है, डाई न्यूक्लिक एसिड। एक्सप्लेन देख लें कि जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। डीएनए में आनुवंशिक विशेषताएं जीन अर्थात जो कि आनुवंशिक गुणों के प्रति उत्तरदायी होती हैं, इन्हीं के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। आनुवंशिकी परिवर्तन इनमें से होता है। बताएं फ्रेंड्स आनुवंशिकी परिवर्तन किस में होता है। डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम या फिर राइबोसोम, किस में होता है आनुवंशिक परिवर्तन। तो फ्रेंड्स ये आनुवंशिक परिवर्तन क्रोमोसोम्स में होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि आनुवंशिकी परिवर्तन क्रोमोसोम में होते हैं। जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जो जीवधारी हैं उनके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षण के संचरण को आनुवंशिकता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पढ़े क्वेश्चन नंबर 19 को।
आनुवांशिक किससे संबंधित हैं? बताएं फ्रेंड्स, ये किससे संबंधित है? आनुवांशिकता से रक्तचाप, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये किससे संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स सभी को पता है कि आनुवांशिकता से संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। एक्सप्लेन देख ले कि आनुवंशिकता के अंतर्गत जीनी लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये फ्रेंड एनआरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रेंड्स बताएं। तो देखिए यहाँ पे मेंडल ने किया था। ठीक है, मेंडल ने किया था। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, मेंडल ने किया था। एक्सप्लेन देख लें यहाँ पे कि मेंडल के आनुवांशिकता के 3 नियम हैं। ये फ्रेंड्स युग्मों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, उनमें से एक है। इस नियम के अनुसार जोड़ों के जीन युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और युग्मक में जोड़े का एक ही जीन पहुंचता है। 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी अर्थात जेनेटिक्स कहा गया है? फ्रेंड्स किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा गया? आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, डब्ल्यू बेटसन ने। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा, डब्ल्यू वेटसन ने। अब यहाँ पे एक्सप्लेन देख ले कि आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी अर्थात जेनेटिक्स का नाम डब्ल्यू वेटसन ने वर्ष 1906 में दिया था। आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययनों को आनुवंशिकी कहते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पढ़े क्वेश्चन नंबर 22 को कि आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? फ्रेंड्स गेगर, मेंडल, डार्विन, लायरमार्क, या फिर इनमें से कोई नहीं, किसने दिया था? फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड देखिए, ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। ठीक है, ग्रेगर मेंडल ने दिया था। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले देख ले थोड़ा सा एक्सप्लेन कि आनुवंशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। मेंडल को ही आनुवंशिकता का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 है। आनुवंशिक इकाई क्या है? बताएं फ्रेंड्स, आनुवंशिक इकाई किसे कहा जाता है? गुणसूत्र, सिस्टोन, डीएनए या जीन? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, जीन को आनुवंशिक इकाई माना जाता है। एक्सप्लेन देख लें कि गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वह अंतिम सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों को धारण एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनका स्थानांतरण करती हैं, जीन कहलाती हैं, जो आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई मानी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? फ्रेंड्स जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख ले कि जेनेटिक्स अर्थात आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता, जीवों की विभिन्नताओं एवं गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25। जीन का आकार होता है, जीन का आकार कैसा होता है? आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। जीन होती है उसका आकार कैसा होता है? सर्पाकार, नियमिताकार, अनियमिताकार या त्रिशंकु आकार का कैसा होता है फ्रेंड्स जीन का आकार? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सर्पाकार होता है। जीन का जो आकार होता है वो सर्पाकार होता है। यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें कि जीन प्रत्येक कोशिका के गुणसूत्रों में विद्यमान वंशानुगति इकाइयाँ होती हैं। इनके प्रत्येक कोशिका में हजारों जीन होते हैं। जीन डीएनए के बने होते हैं या सर्पाकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़े क्वेश्चन नंबर 26 को। ऊतक क्या है फ्रेंड्स? ऊतक है एक, ये फ्रेंड्स पेपर का प्रकार है, दवा है, समान कोशिकाओं का समूह या फिर कपड़े की किस्म है। क्या है फ्रेंड्स ये? ऊतक, टिश्यू। तो फ्रेंड्स ये समान कोशिकाओं का क्या होता है? समूह होता है, टिश्यू, ऊतक। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें कि ऐसी कोशिकाओं के समूह जो संरचना, आकृति, उत्पत्ति एवं कार्य में एक समान होते हैं, ऊतक कहलाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 27।
ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है फ्रेंड्स, बताएं। ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, गेस करें फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, ऊतकों का, विषाणुओं का, वायरसों का, कीटाणुओं का। तो फ्रेंड्स ऊतक विज्ञान में ऊतकों का अध्ययन होता है, ठीक है। ऊतक विज्ञान में ऊतकों की उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। गेस करें फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन क्या होती है फ्रेंड्स, शरीर की वृद्धि के लिए, ठीक है, ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। टूटी फूटे शरीर की टूटे फूटे भागों की मरम्मत करना किसका काम है, ये प्रोटीन का काम है। अब यहाँ पे आप देख लें कि प्रोटीन कोशिकाओं तथा ऊतकों के संरचनात्मक भाग बनाते हैं, यहाँ पे चनाते हैं फ्रेंड, लिख गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बनाते हैं, जो शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास एवं सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 है। पढ़े क्वेश्चन नंबर 29 को। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो फ्रेंड देखिए सभी को पता है कि 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें फ्रेंड्स कि प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। इन 20 अमीनो अम्लों में से 10 का संश्लेषण लीवर द्वारा होता है तथा 10 का आहार में उपस्थित होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं, अभी आपने पढ़ा है कि अमीनो अम्ल, ठीक है। आधारभूत इकाई प्रोटीन के संश्लेषण या निर्माण में आधारभूत इकाई जो होती है वो अमीनो अम्ल होती है। अभी आप एक्सप्लेन देख लें कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन वास्तव में अमीनो अम्ल की श्रृंखला होती है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 है। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, बताएं फ्रेंड्स। ये गैसों का जो विनिमय होता है पौधों में किसके द्वारा होता है। स्टोमेटा, टेंटिकल्स या फिर क्यूटिकल्स, ये सभी किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड स्टोमेटा के द्वारा होता है। पौधों में जो गैसों का विनिमय होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें कि पौधों में गैसों का विनिमय स्टोमेटो के द्वारा होता है। पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला यह अति सूक्ष्म छिद्र होता है फ्रेंड्स, स्टोमेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो फ्रेंड्स ये पारिस्थितिकी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। कहा जा रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच के संबंध को बताती है उसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि किसी समुदाय के निर्जीव वातावरण तथा उसमें पाए जाने वाले जीवधारियों को सामूहिक रूप से पारितंत्र एवं इसके अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। परिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वैज्ञानिक एच रीटर द्वारा सन 1868 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 33 को। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिका में नहीं। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ये भी आरआरबी एएलपी एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लवक होगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा, लवक। एक्सप्लेन देख लें कि जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है किंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा अंतर यह भी है कि हरे पौधों की वनस्पति कोशिका में लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।